नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी गद्य के बारे में। बीए थर्ड सेमेस्टर में हिंदी साहित्य में आपको हिंदी गद्य पढ़ना पड़ता है। हिंदी गद्य में कई सारे कहानियाँ, कई सारे निबंध और इसके अलावा नाटक, रिपोर्टाज, डायरी, संस्मरण, व्यंग, ठीक है, साक्षात्कार और रेखाचित्र, संस्मरण, तमाम प्रकार की ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैं जो कि आपको पढ़नी है। तो उन सभी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में, और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास भी करता हूं। और एग्जाम में एग्जैक्ट यही सब चीज़ें आने वाली हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य मेजर में पेपर हो चाहे माइनर में हो, सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। महामैराथन रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये बात ध्यान रखेंगे 2025 में आप परीक्षा दे रहे हैं तो इसके लिए तो इम्पोर्टेंट ही है, साथ ही साथ में 2025 में जो 26 में जो छात्र परीक्षा देंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, तो आप इसको एकदम से याद कर लीजिएगा, इन प्रश्नों को समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चले चले भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। व्यंग को परिभाषित कीजिए। व्यंग एक हिंदी साहित्य की नवीन गद्य विधा है। कैसी विधा है? नवीन गद्य विधा है, ठीक है। व्यंग जैसे उसमें एक कहानी होती है, एक स्टोरी होती है, और किसी मुद्दे पर एक व्यंग किया जाता है। जैसे कि चाहे जैसे सरकारी कर्मचारियों पर व्यंग हो गया, या फिर जैसे आपके पाठ्यक्रम में भोला राम का जीव नाम का एक व्यंग शामिल है। तो वो जो भ्रष्टाचार है, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जो एक प्रकार से सरकारी जो दफ्तर होता है वहाँ पर किस तरीके की ढिलवाही और किस तरीके के भ्रष्टाचार भरे पड़े हैं, उसी पर व्यंग किया गया है भोला राम का जीव नामक व्यंग में, जो कि लिखा है हरिशंकर परसाई ने, ठीक है। तो व्यंग क्या होता है? एक गद्य विधा है, खास करके नवीन गद्य विधा है। कहानी की भांति होती है। कहानी के माध्यम से किसी भी सामाजिक कुरीति पर हो सकता है, किसी भी सामाजिक जो है ऐसे मुद्दों पर हो सकता है जो कि समाज को नकारात्मक दिशा में ले जा रहे होते हैं, उन पर व्यंग होता है, ठीक है। व्यंग को परिभाषित करते हुए उसके भेदों पर प्रकाश डालिए, यानी उसके प्रकार। डॉक्टर सोरजंग गर्ग महोदय कहते हैं, व्यंग एक ऐसी साहित्यिक अभिव्यक्ति या रचना है जिसमें व्यक्ति अथवा समाज की कमजोरियों, दुर्बलताओं, कथनी और करनी के अंतरों। कथनी माने कि जैसे नेता लोग जो है खूब बहामते हैं जब चुनाव आता है, और जब एक प्रकार से वो जीत जाते हैं उसके बाद में कुछ करने नहीं आते। तो कथनी और करनी में अंतर जो होता है, नहीं कहे कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, ठीक है। ऐसे में अंतर की समीक्षा करना अथवा निंदा करना भाषा का टेढ़ी भंगिमा दे करके कभी कभी पूर्णतः सपाट शब्दों में प्रहार करते हुए की जाती है। किस पर? समाज की कमजोरियों पर, समाज की दुर्बलताओं पर, समाज में कथनी और करनी के बीच अंतर की समीक्षा पर और निंदा, इन सभी पर भाषा का टेढ़ी मेढ़ी भंगिमा दे करके एक साहित्यिक शैली का प्रयोग करते हुए या सपाट शब्दों में इन मुद्दों पर व्यंग किया जाता है। इन मुद्दों पर एक प्रकार से प्रहार किया जाता है इन शब्दों के टेढ़ी मेढ़ी भंगिमाओं के द्वारा, ठीक है। वह पूर्णतः अगंभीर होते हुए गंभीर हो सकती है, निर्दय लगते हुए दयालु हो सकती है, प्रहारात्मक होते हुए तटस्थ लग सकती है, मखौल लगते हुए बौद्धिक हो सकती है, अतिशयोक्ति और अतिरंजना का आभास देने के बावजूद पूर्णतः सत्य भी हो सकती है। इसके लिए निम्नलिखित भेद है, यानी कि व्यंग के कई भेद हैं। ये एक प्रकार से आपको लगेगा कि भाई ये हंसी मजाक की चीज़ें, लेकिन एक गहरा प्रभाव पड़ेगा इसका, ठीक है। इसके कई प्रकार, जैसे एक चमत्कारिक विनोद वचन, ये पहला भेद होता है। दूसरा भेद होता है व्याजोक्ति, तीसरा होता है उपहास करना, तीसरा है व्याकृति और चौथा है आक्षेप लगाना, ठीक है। तो ये 5 प्रकार होते हैं व्यंग के, नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा प्रश्न आपका यहाँ से नहीं पूछाता। तो व्यंग किसे कहते हैं, व्यंग के प्रकार बताएं, इतना प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। व्यंग के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं ये बताएं। देखिए, व्यंग में कथानक वगैरह के साथ ही साथ या पात्र चरित्र चित्रण, स्थान विशेष, इन सभी के साथ साथ भाषा शैली के साथ साथ कुछ अन्य तत्व भी शामिल होते हैं। जैसे कहानी में 6 तत्व होते हैं, उपन्यास में 6 तत्व होते हैं और एकांकी या नाटक में 6 से अधिक तत्व हो जाते हैं। जैसे कि उसमें नाटकीयता, रंगमंचीयता, ये सब होते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें व्यंग में 2-3 चीज़ें बड़ी, जैसे विसंगति, आलोचना और बौद्धिकता, ये 3 तत्व उसमें थोड़े से अलग से होते हैं। बाकी पात्र भी होते हैं, स्थान विशेष के बारे में बताया भी जाता है, घटना विशेष के बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ में आप देखेंगे भाषा शैली का प्रयोग भी होता है, डायलॉग भी होता है, ठीक है। भोला राम का जीव आप पढ़ेंगे अभी। अगला प्रश्न, जीवनी और आत्मकथा में क्या डिफरेंस है बताएं।
जीवनी को ऑटोबायोग्राफी, ऑटो माने जब खुद कोई लेखक अपने बारे में लिखता है तो वह जीवनी कहलाती है, ठीक है। लेकिन जब आत्मकथा मतलब सॉरी जीवनी जो होती लेखक स्वयं के बारे में न लिख करके कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा लेखक किसी फेमस राइटर पर, किसी फेमस पर्सनालिटी पर, कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है उस प्रसिद्ध व्यक्ति पर जब कोई लेखक अपनी लेखनी चलाता है तो वो जीवनी होती है। और जब लेखक, इसको बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, बायोग्राफी, इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो आत्मकथा जो होती है इसको खुद लिखता है लेखक स्वयं, ठीक है। जैसे कि क्या भूलूं क्या याद करूं, एक क्या है आत्मकथा है, किसने लिखी है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। 4 भागों में बटी हुई रचना है, वो 4 भागों में उनकी आत्मकथा बटी हुई है। ऐसे ही अर्धकथानक एक आत्मकथा है जिसको लिखा किसने है, अर्धकथानक किसने लिखा है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे अर्धकथानक के लेखक कौन है, ठीक है। ऐसे ही आप देखते तमाम प्रकार के, ठीक है, आत्मकथा लिखी गई। तो आत्मकथा और जीवनी में यही डिफरेंस। जीवनी क्या है, जैसे कि कलम का सिपाही, कलम का सिपाही एक जीवनी है, किसने लिखी है, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र थे अमृत राय, उन्होंने ही, अमृत राय ने, चूंकि मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं और मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट हैं, कथा सम्राट हैं, 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, उपन्यास 10, 12, 15 ठू लिखे, जो बहुत ही फेमस उपन्यास, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार के उपन्यास उनके बड़े फेमस है, कहानियाँ बड़ी फेमस लिखी। तो चूंकि बड़े फेमस व्यक्ति हैं, बड़े फेमस पर्सनालिटी थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो उन पर उनके पुत्र अमृत राय ने स्वयं उनकी जीवनी लिखी। किस नाम से, शीर्षक से, वो शीर्षक था कलम का सिपाही, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गई जीवनी। ऐसे ही आप देखते विष्णु प्रभाकर ने लिखी है शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी, ठीक है। अब किस नाम से लिखी है आप बताएंगे, ठीक है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा जो शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है, किसने लिखा है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। क्लियर, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो जीवनी और आत्मकथा यही अंतर होता है। पहला अंतर, जीवनी में रचनाकार और नायक अलग अलग व्यक्ति होता है, यानी जिसके बारे में लिखा जा रहा है उसको नायक कहते हैं, जो लिख रहा है वो रचनाकार है। तो रचनाकार और नायक अलग अलग होते हैं। आत्मकथा में रचनाकार और नायक की भूमिका एक ही व्यक्ति निभाता है। दूसरा अंतर, जीवनी की रचना के लिए निष्पक्षता की ज़रूरत होती है। जीवनी लिखते समय व्यक्ति को बहुत सजग रहना पड़ता है, चूँकि हो सकता है कि थोड़ी गड़बड़ी हो जाए। तो चूंकि जिस बारे में जीवनी, जिसके बारे में लिखी जा रही है वो व्यक्ति जीवित होता है, उसके परिवार वाले जीवित होते हैं, तो वो उस पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। चूंकि उनके बारे में आपको सही से और तटस्थ होकर के लिखना पड़ेगा, निष्पक्षता की ज़रूरत होती है। आत्मकथा लेखक के लिए स्वयं का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है और लेखक अपनी बातों को, बुराइयों को कभी कभी छुपा भी लेता है, ठीक है। जो ज़्यादा बुराइयाँ होती है वो लेखक स्वयं नहीं लिखता है, ठीक है, जबकि जीवनीकार लिख भी सकता है। जीवनी दूसरे व्यक्ति की जीवन कथा होती है, जबकि आत्मकथा अपने ही जीवन की कहानी होती है, ठीक है। तो ये 3-4 अंतर आप लिख सकते हैं बड़े आराम से। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका भैया, प्रश्न है हिंदी साहित्य के प्रथम आत्मकथा का नाम बताइए। तो हिंदी साहित्य में 1641 ईस्वी में लिखी गई बनारसीदास चतुर्वेदी की आत्मकथा है अर्धकथानक। मैंने आपसे पूछा था, तो आप में से बहुत सारे बच्चों का कमेंट बिल्कुल सही आ रहा है। अर्धकथानक जो आत्मकथा, इसको लिखा है बनारसीदास चतुर्वेदी जी ने 1641 में। हिंदी की पहली आत्मकथा यही मानी जाती है, अर्धकथानक, ठीक है, ये पहली आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी किस विधा की रचना है। तो झांसी की रानी उपन्यास विधा की रचना है और झांसी की रानी का प्रकाशन हुआ है 1946 में। इसको लिखा किसने है, वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है और ऐतिहासिक कहानी है ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में सबसे ज़बरदस्त नाम जो आता है वो उनका वृंदावन लाल वर्मा का आता है और जयशंकर प्रसाद का आता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है, तो ऐतिहासिक उपन्यास है। बुंदेले हर बोलो मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। ऐसे तो ये जो मर्दानी झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई जी जो थी, उनकी वीरता पर और जो चीज़ें इतिहासकार नहीं लिख पाए हैं उनको साहित्यकारों ने लिखा। जैसे स्कंदगुप्त नाटक आप पढ़ेंगे तो जो चीज़ें इतिहासकार नहीं लिख पाए या उनसे छूट गया, उस चीज़ को कल्पना के माध्यम से साहित्यकार लिख देता है। तो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत डीपली जा करके लिखते हैं, अंतरतम गहराइयों में पहुँच करके लिखते हैं। अगला प्रश्न, झांसी की रानी उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई स्वयं एक प्रमुख पात्र है और इन्हीं के मतलब कि इन्हीं का प्रधान, यही नायक हैं, यही नायिका, सब कुछ यही हैं। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है, तो डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा है। लक्ष्मीबाई का पूरा नाम क्या था, तो मणिकर्णिका इनका पूरा नाम था। मणिकर्णिका मूवी भी आई है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आ चुका है, रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? तो उनके पति का नाम था राजा गंगाधर राव नेवलकर। ध्यान रखेंगे सभी बातों को। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हैं हिंदी का नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का। SMS करें 9161 93 60 62 पर, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर के लिए एक प्रकार से ग्रुप बना हुआ है, आप SMS करके जुड़ सकते हैं। नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, QR कोड, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट करवा देना है। आप खुद करें या किसी दूसरे से करवा दीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद में उसको चेक किया जाएगा और उसके बाद में चेक होने के बाद में आपको जोड़ दिया जाएगा ग्रुप से, ठीक है। साथ ही साथ में आपको सभी सब्जेक्ट जो भी आपके होंगे उसकी PDF मिल जाएगी। इसमें आपका ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज भी शामिल है और 3 मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट भी शामिल होगा। क्लियर? तो ये है, मान लेते हैं कि आप थर्ड सेमेस्टर में हो बाबू, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में आप हैं और आपका 2 सब्जेक्ट बचा हुआ है या 1 सब्जेक्ट बचा हुआ है, 1 सब्जेक्ट बेसिकली बचा हुआ है, या मान लेते चलो 2 सब्जेक्ट बचा हुआ है आपका, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर के बच्चे 2 सब्जेक्ट बचा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमको भी PDF प्राप्त करनी है तो आप बिल्कुल PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपका फोर्थ सेमेस्टर वाला ग्रुप भी बना दिया गया है। तो फोर्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर दोनों मिला करके, यानी थर्ड सेमेस्टर का जो आपका बचा हुआ सब्जेक्ट है उसकी तैयारी, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंट PDF नोट्स, वीडियो लेक्चर्स वो, ठीक है। और साथ ही साथ में फोर्थ सेमेस्टर का ग्रुप और फोर्थ सेमेस्टर क्लासेस प्रारंभ होने वाली हैं जल्द ही, तो उस ग्रुप में भी आपको जोड़ दिया जाएगा फोर्थ वाले में, और पूरा 6 महीना आपको पढ़ाया जाएगा। इसके लिए चार्ज रखा जाएगा थर्ड और फोर्थ को दोनों को मिला करके, उसके चार्ज है बेटा 150 रुपये, यानी कि मात्र 150 रुपये में थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों आपको मिलेगा। जो थर्ड सेमेस्टर का आपका बाकी बचा 1-2 सब्जेक्ट उसकी तैयारी और आपका फोर्थ सेमेस्टर की पूरी तैयारी मात्र 150 रुपये में आपकी करवाई जाएगी PDF नोट्स के साथ। आपकी बार और धाकड़ तरीके से आपकी तैयारी होने वाली है। BA के फोर्थ सेमेस्टर में आपको हिंदी अनुवाद पढ़ना पड़ता है, ठीक है। क्या पढ़ना पड़ेगा? हिंदी अनुवाद के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपकी परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, सभी की तैयारी बहुत ही विधिवत तरीके से करवाई जाएगी, ठीक है। अब की बार कई मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव के, कई मॉडल पेपर लिखित के, ये तो रहेंगे ही। साथ साथ महासंग्राम रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, इसके साथ साथ चैप्टर वाइज वीडियो की भी व्यवस्था कर रहा हूँ इस दौरान, ठीक है। तो उसके भी लिए भी एक प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे। ग्रुप में आपको क्लास होगी, ग्रुप में जैसे चैप्टर 1 की क्लास हुई उसकी फिर PDF सेंड कर दी जाएगी। तो जैसे ही अभी आप जुड़ते हैं तो बड़ा फायदा है आपका, नहीं तो फिर 100 रुपीज़ ही आपके लगेंगे, उससे नीचे उससे कम नहीं होगा पैसा। 150 रुपये में अभी आपका थर्ड का भी मिल जाएगा और फोर्थ का भी मिल जाएगा। तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं और फटाफट से SMS करके आप तुरंत जुड़ जाएं हमारे साथ। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से जुड़ने का प्रयास करें। और आप में से जिन बच्चों ने कोर्स को लिया होगा उनको बड़ा बेनिफिट्स हुआ होगा। PDF को पढ़ कर जाते हैं, सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ठीक है। चले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, तो फटाफट से आप जुड़ने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, देखिए प्रश्न आ चुका, लक्ष्मी का स्वागत एक एकांकी है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ठीक है। एकांकी के प्रमुख पात्र रोशन का चरित्र चित्रण कीजिए। रोशन की चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं? देखिए रोशन इस एकांकी का सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। वह अत्यंत परिश्रमी है, कर्तव्यनिष्ठ है। अच्छा, जो रोशन एकांकी मतलब ये एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के लेखक कौन है? सबसे पहले आप लोग ये बताएंगे, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी को लिखा किसने बाबू? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, उपेंद्रनाथ अस्क की रचना है। और दीपदान एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की 2 एकांकियाँ संकलित हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी बड़ी फेमस एकांकी मानी जाती है। इसमें समाज की जो एक प्रकार से क्या होता है कि एक स्त्री मरी नहीं या दहेज के लालच के चक्कर में लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए एक प्रकार से एक का लड़का बीमार है, भारी बारिश हो रही है, डॉक्टर को बुलाने कोई गया है, एक ऐसी सिचुएशन है, पानी बरस रहा है, उसी में जो है बियाहू भी आ गए हैं, शगुन भी लेकर के, शगुन इधर से ऊपर लेकर के आता है, उधर से मरा हुआ लड़का नीचे लेकर के वो आता है, उसकी बीवी भी मर जाती है। और ऐसी सिचुएशन, ऐसी दयनीय स्थिति का वर्णन जो है ये किया गया है इस कहानी में, मतलब इस एकांकी में। तो रोशन इस एकांकी का सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। वह अत्यंत परिश्रमी है, कर्तव्यनिष्ठ है, धैर्यवान है तथा मानवीय विचारों से पूर्ण एक आधुनिक युवक है। सहन शक्ति की सीमा तक बुजुर्गों का अनुचित प्रलाप सुनकर के वह मौन रह सकता है, किंतु वह उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का साहस भी रखता है। यानी जो वृद्ध लोग होते, कभी कभी आज की पीढ़ी के लोगों को बेमतलब का डांटते रहते हैं। जैसे कि कभी कभी आज के फ़ोन को लेकर के आजकल के जो दादा बाबा होते हैं बहुत डांटते हैं बच्चों को, कहते हैं कि अरे एक ज़माना था, यही बताएंगे, अरे हम लोग ये करते थे, तख्ता पर बैठते थे, बढ़िया से सीखते थे, ये करते, दुनिया भर का ज्ञान बताएंगे, ठीक है, आकर के।
हालांकि कुछ हद तक उनकी बातें ठीक है, लेकिन वो लोग बेमतलब का कभी कभी आपको बोलने लगेंगे कि अरे ये आजकल के लड़के सब बर्बाद है। बेमतलब की कोई चर्चा होगी तो इसी मुद्दे पर आज की पीढ़ी बर्बाद हो रही है, क्योंकि समय थोड़ा सा अपर लेवल हो चुका है। तो चूंकि वो जिस दौरान वो छोटे थे उस दौरान वो मौज मस्ती नहीं कर पाए, आज के बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रही कि भाई मैं क्यों नहीं कर पाया इस दौरान, तो कुछ जलन तो होगी ही। तो सेम वही कैटेगरी आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखेगी। लेकिन जो एक प्रकार से सहन शक्ति की सीमा तक वो सहता है और मुंहतोड़ जवाब भी बुजुर्गों को, अपने माता पिता या जो भी उसके विचारों को ठेस पहुंचता है उसको देता है। उसके चरित्र की कुछ प्रमुख विशेषताओं को किंचित विस्तार पूर्वक वर्णन करके हम जान सकते हैं। पहले ही इसकी चरित्र चित्रण में पहला चीज़ यह है कि कर्तव्यनिष्ठ था, यानी कि ये कर्तव्यनिष्ठ है। रोशन एक कर्तव्यनिष्ठ युवक है। वह पहली स्त्री तथा उसके बच्चे के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं करता, उसके कर्तव्यों का पालन करता है। वह रात्रि जागरण करके बड़े कष्टपूर्वक बीमार बच्चे की परिचर्या करता है, ठीक है, मतलब परिचर्या करता है, और बच्चे के जो बीमार बच्चा है उसकी देखभाल करता है, चूँकि बीवी मर चुकी है इसकी। विनम्रता भी इसमें है। रोशन एक सीमा तक विनम्र है, माता पिता की बातों को सहने का उसका अभ्यास है, अन्यथा वह कभी भी उनसे अपना रिश्ता तोड़ देता। उसके प्रति उत्तर भी प्रसंग को देखते हुए काफ़ी विनम्र है, यानी वह एक प्रकार से उत्तर भी देता तो बड़े ही विनम्र स्वभाव से अपने माता पिता का उत्तर देता है। माता पिता उसको दूसरी शादी के लिए मोटिवेट करते, प्रेरित करते, लेकिन वो नहीं करना चाहता, चूँकि अभी एक दुख से उभरा नहीं है, दूसरा दुख उसके बच्चे का भी आ चुका है, और ऐसे में उसके माता पिता उसको शादी करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। और शादी किस लिए? धन के लालच में, चूँकि दहेज ज़्यादा मिल रहा था। ठीक है। रोशन एक धैर्यवान युवक है। घर में लगभग अकेला होते हुए भी वह साहस उसका नहीं हारता और धैर्यपूर्वक परिस्थितियों का सामना करता है। तो एक धैर्यवान व्यक्ति है। मानवीयता उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। सियालकोट वालों का रिश्ता स्वीकार करने में मानवीय बाधा पहुंचाती है। उसका पक्ष यह है कि जिस स्त्री से उसे इतना प्रेम था, जो उसकी पहली पत्नी थी, मर गई, जो उसके लिए बड़े से बड़ा त्याग कर सकती थी, उसके अलग होते ही उसकी स्मृति को भुलाया कैसे जा सकता है। वो कहता है कि भाई अभी वो मरी नहीं है, उसकी राख ठंडी नहीं हुई, मैं दूसरी शादी कर लूँ, शहनाई बजाऊँ उसकी खोपड़ी पर। और या उसकी मानवीयता का प्रमाण है कि वो एक प्रकार से जो मर गई है स्त्री उसके प्रति किस तरीके की सहानुभूति रखता है। ठीक है। इसके अलावा अगली विशेषता इसकी है चारित्रिक विशेषताओं में आधुनिकता। रोशन इस अर्थ में आधुनिक भी है कि आंख मूंद कर बुजुर्गों की बात को नहीं मानता है। बुजुर्गों की हर बात का विरोध करने की नए जमाने के अनेक युवकों की सी उसकी आदत नहीं है। स्वभावतः वह उनका आदर भी करता है, किंतु औचित्य और मानवता के मूल्य पर उनका आदर करने के लिए वह तैयार नहीं होता है। जहाँ पर ठीक लगता है वो वहाँ पर उन बातों को सुनता है, लेकिन जहाँ पर बेमतलब की बात करते वहाँ पर एक प्रकार से वो जबान हुमास करके बोलता है। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भोला राम का जीव कहानी का सारांश लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोला राम का जीव किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई जो हैं हिंदी के सबसे बड़े व्यंग्यकार में से एक माने जाते हैं। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। हिंदी के बड़े व्यंग्यकारों में किसका नाम आता है भैया? हिंदी के बड़े व्यंग्यकारों में नाम आता है हरिशंकर परसाई का। ठीक है। भोला राम का जीव नामक व्यंग लिखा है। इसको कहानी भी कह सकते हैं आप, लेकिन व्यंग है। प्रस्तुत कहानी भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई की व्यंग कहानी है। इसमें भोला राम नामक व्यक्ति के लगातार 5 वर्षों तक पेंशन हेतु संघर्ष करने का मार्मिक चित्रण किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार किस प्रकार पनप रहा है इसका व्यंग शैली में वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसकी कहानी ये है कि भोला राम नाम का एक व्यक्ति होता है, वो नौकरी करता है। ठीक है। और नौकरी करता लगातार, लेकिन वह एक प्रकार से उसकी पेंशन जो है 5 वर्षों की पेंशन रुकी हुई है, उसी के लिए वो लगातार ऑफिस के चक्कर काटता, दफ्तर के चक्कर काटा, लेकिन उसकी पेंशन मिलती नहीं है। एक दिन उसका प्राण का अंत हो जाता है, यानी कि देहांत हो जाता है, मर जाता है वो। ठीक है। और जब वो मर जाता है तो उसके घर वाले रोते धोते हैं, जो कुछ करना होता है करते हैं। और जो एक प्रकार से तो फिर उधर यमराज के यहाँ पर यमराज लोग जो है प्रतीक्षा करते कि भोला राम मर गया है, उसका समय पूरा हो गया, लेकिन उसका जीव अभी तक आया नहीं जो है यहाँ पर यमलोक में। तो यमराज ने कहा कि भाई चित्रगुप्त देख क्या बात है। चित्रगुप्त आते हैं, ढूंढते हैं, यमराज के दूत सब ढूंढ लाते हैं, पूरी पृथ्वी छान मारते हैं, कहीं पर भोला राम का जीव दिखता नहीं है। तो कहते भैया तो जीवे हेराई गई, तो का कीन जाए अब। तो सब व्यवस्था तब यमराज अपना स्वयं आए ढूंढे, यमराजों नहीं पाए। अब जब यमराज भी नहीं पाए जीव भोला राम का, तो ऐसे में हुआ क्या कि भैया बड़ी खलबली मच गई पूरे स्वर्ग मंडल में।
नारद जी तब तक महती नाम की बीड़ा बजाते हुए श्रीमन नारायण करते हुए पहुंच गए। यमराज, क्या बात है यार, क्यों परेशान हो रहा है, बता मुझे। नारद जी चूंकि सब कुछ जानते हैं, ठीक है, नारद जी आते कि जब भोला राम को ही ढूंढना, रुको मैं जाता हूँ। नारद जी पृथ्वी पर आते हैं, भोला राम के परिवार से मिलते हैं। भोला राम के परिवार से नारद जी बातचीत करके पूछते हैं कि भाई क्या बात है, कैसी बात है। तो भोला राम का जीव, मतलब कि भोला राम के बारे में बताते हैं, उसके बारे में तमाम जानकारी लेते हैं नारद जी, और दफ्तर के बारे में पूछते हैं। दफ्तर में जाते हैं, वो दफ्तर में भोला राम के बारे में पूछते हैं, तो लोग उनके एक प्रकार से बातों को सुनते नहीं हैं। तो एक चपरासी था, उसने बताया कि साहब को कुछ दोगे तभी वो होगा। तो साहब भी बड़े साहब थे, बताते हैं कि भाई जो है कुछ वजन रखिए हाथ पे, तब तो आगे काम बढ़े। वजन माने कुछ दक्षिणा उक्षिणा दो। तो नारद जी कहे अब कहाँ से दक्षिणा उक्षिणा मिले। तो नारद जी को फिर उसने कहा कि भाई बीड़ा जो रखे हो यही दे दीजिए। तो नारद जी फिर कहते ठीक है भाई। इसी पर बात डन होती है। उसके बाद में फिर फाइल वाइल ढूंढी जाने लगती है। तब तक फाइल में से गिरता है भोला राम, वहीं से बोलता है, कुछ चिल्लाता है भोला राम या कुछ ऐसे। तो भोला राम का जीव निकलता है, हाँ मैं यही हूँ। नारद जी बोलते। तो ये इस प्रकार से पूरी कहानी, मतलब भोला राम का जीव जो है वो मरने के बाद में भी उसी ऑफिस में फंसा रहता है। वो भ्रष्टाचार के इस प्रकार से दबा हुआ है, भ्रष्टाचार के चंगुल में जकड़ा हुआ है कि वो मरने के बाद में यमराज, जो एक प्रकार से सबसे बड़े जो है जीव पकड़ने वाले उनके तमाम प्रकार के लोग हैं, वो उस जीव को नहीं ढूंढ पाते। ऑफिस के फाइल में दबा हुआ है, अपनी फाइल में छुपा हुआ है कि किसी न हमारे 5 साल की पेंशन जो है मिलेगी। ये है भैया व्यंग, ये हरिशंकर परसाई का बहुत धाकड़ व्यंग किया। भोला राम जबलपुर के, समझे कहानी पूरी। भोला राम जबलपुर के घामापुर मोहल्ले का एक निवासी है। उम्र लगभग 60 साल की है। उसकी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं और एक लड़की है, यानी 2 लड़का 1 लड़की। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया बाकी था, मकान मालिक घर से निकालने वाला था। इतने में भोला राम चल बसा। पेंशन नहीं मिल रही थी। सरकारी कर्मचारी और भ्रष्टाचारी अधिकारियों के कारण से यह सब हुआ था। व्यंग शैली में बताया गया है कि भोला राम का जीव सरकारी पेंशन फाइलों में अटका हुआ था, ठीक है, अटका हुआ है, और वह एक प्रकार से वहाँ तक नहीं पहुँचा। कहानी के मध्य में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार की रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही है, इसका सजीव चित्रण किया है हरिशंकर प्रसाई जी ने। सरकारी धन कैसे भ्रष्ट अधिकारी हड़प जाते हैं और गरीब कमज़ोर व्यक्ति इसका शिकार होते हैं, इसका बहुत ज़बरदस्त वर्णन किया है कहानी में। अंत में जब भोला राम के पेंशन का कार्य नारद खुद संभालते हैं और जांच करने निकलते हैं नारद जी, तो भोला राम की पत्नी ने नारद से कहा, क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। नारद जी ने पूछा क्या बीमारी थी उनकी पत्नी से, भोला राम को क्या बीमारी थी, क्यों मर गया 60 साल की उम्र में। तो पत्नी कहती है, क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। गरीबी सबसे बड़ी बीमारी होती है। 5 साल से पेंशन नहीं मिली, कहीं कोई सुनता ही नहीं, घर में खाने के फांके पड़ने लगे। फांके माने खाने के लिए भी चीज़ें नहीं मिलने लगती हैं। इन्हीं चिंताओं में एक दिन उन्होंने दम तोड़ दिया। आप सिद्ध पुरुष हैं, नारद जी से कहते उसकी पत्नी, यदि पेंशन दिलवा दो तो बच्चों का गुजारा हो जाए। ये है गरीबी। तो जब जांच करने जाते हैं नारद जी, तो जांच करने के बाद जब नारद कार्यालय गए और बड़े साहब से मिले, तो उन्होंने कहा, आप हैं बैरागी। किसने कहा? साहब ने। दफ्तरों के रीत रिवाज आप नहीं जानते, आप स्वस्थ वाचन ये सब कर सकते हो, आपको क्या पता दफ्तर में क्या नियम चलता है। टेबल नीचे से कुछ सरकाओ मामला, लाओ तब भी काम होए। कहीं अच्छा, यहाँ भी कुछ दान पुण्य करना पड़ता है, कहानी में लिखा है, ठीक है। कुछ वजन रखिए तब तो आगे काम बढ़े। वजन के रूप में नारद जी की बीड़ा ही रखवा लेते हैं। कहते कि हमारी बिटिया का कोई कंपटीशन है, बीड़ा ही रख दो, चलो कुछ नहीं तुम्हारे पास। तो तब कहीं फाइल देखी जाने लगी जब बीड़ा दे दिया नारद जी ने। बड़े साहब ने नाम पूछा नारद से। बड़े साहब ने नाम पूछा तो नारद ने ऊंची आवाज में बोला, भोला राम। फाइल के बारे में जब हुआ तो उसने बोला भोला राम की फाइल ढूंढनी है। सहसा फाइल से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? कौन पुकार रहा है? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? पेंशन मिलने वाली 5 साल वाली जो रुकी है। नारद ने कहा, क्या तुम भोला राम के जीव हो? फाइल से आवाज आई, हाँ मैं भोला राम का जीव हूं। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। यह है भोला राम के जीव की असलियत। जिस तरीके से समाज में जो या
हर एक क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार पनपा हुआ, घूसखोरी दबा के चल रही, उसी की वजह से भोलाराम का जीव उन्हीं फाइलों में अटका रह जाता है, ऑफिस के चक्कर काट काट करके। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, एकांकी को परिभाषित कीजिए। एक अंक के नाटक को एकांकी कहते हैं। इसमें दृश्य अनेक हो सकते हैं लेकिन अंक एक ही होता है, ठीक है। नाटक में कई अंक होते हैं और कई दृश्य होते हैं। एक अंक में कई दृश्य हो सकते हैं, यानी कि कई दृश्य, जैसे एक दृश्य हो गया, पर्दा हटा, फिर दूसरा दृश्य आ गया, तीसरा दृश्य आ गया, 3-4 दृश्य हो सकते हैं एक अंक में, ठीक है। तो एकांकी को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव कहते हैं कि किसी तथ्य, किसी अनुभूति या किसी विचार के किसी महत्वपूर्ण अंश का एक अंक अथवा अनेक या एक से अनेक दृश्यों में प्रभावपूर्ण तरीके से नाट्य अभिव्यंजना करना ही एकांकी कहलाता है। एक घूंट नाम की एकांकी 1929 में लिखी जयशंकर प्रसाद ने, और हिंदी की पहली एकांकी उसी को माना जाता है, ठीक है। चले, अगला है आपका रिपोर्ताज। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। यह गद्य की नवीनतम विधाओं में से एक है, नई विधा है, जिस रचना में वर्ण विषय का आंखों देखा हाल तथा कानों सुना विवरण प्रस्तुत किया जाता है। और ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाता है बाबू कि पाठक की हृदय तंत्री के तार झंकृत हो उठे, हृदय हदालित हो उठे, डायरेक्ट बात हृदय तक पहुँचे उठे और वह उन्हें भूल ना सके, उसे रिपोर्ताज कहा जाता है, ठीक है। रिपोर्ताज रिपोर्ट नहीं है कि पुलिस थाने में जो रिपोर्ट दी जाती है वो रिपोर्ट है, नहीं। एक प्रतिवेदन टाइप का होता है, लेकिन वो साहित्यिक शैली में होता है और हृदय को झंकोरता है। रिपोर्ट में केवल यथातथ्य वर्णन होता है, रिपोर्ताज में कथ्यों का कलात्मक और भावपूर्ण ढंग से वर्णन किया जाता है। इस रचना विधा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ, 1945 तक चला। तो इसी दौरान व्यंग्य विधा का शुरुआत, मतलब रिपोर्ताज विधा की शुरुआत होती है। हिंदी में रिपोर्ताज लेखन की शुरुआत शिवदान सिंह चौहान ने करी थी। उनकी रचना है लक्ष्मीपुरा। तो लक्ष्मीपुरा हिंदी की पहली रिपोर्ताज विधा की रचना है शिवदान सिंह चौहान की, ठीक है। अगली रचना साक्षात्कार। अंग्रेजी में इसको इंटरव्यू कहा जाता है, हिंदी में इसको एक प्रकार से भेंट वार्ता भी कह सकते हैं साक्षात्कार को, क्लियर। साक्षात्कार भी प्रतिष्ठित विधा है। इसके लिए इंटरव्यू, भेंट वार्ता, अंतरंग वार्ता, परिचर्चा तमाम प्रकार के शब्द का प्रयोग कर सकते हो। इंटरव्यू में लेखक किसी व्यक्ति के से साक्षात्कार करने के बाद किसी निश्चित प्रश्नमाला के आधार पर उसके बारे में पाठकों तक जानकारी पहुंचाता है। आजकल इंटरव्यू टीवी के माध्यम से आप देखते हैं, पहले इंटरव्यू लेखन होता था इंटरव्यू का, ठीक है। क्वेश्चंस पूछते थे और वो बताते थे, उसी क्वेश्चन को लिख करके बढ़िया से एक रचना बना देती थी, वो होती थी भेंट वार्ता या साक्षात्कार। जैसे मैं इनसे मिला, एक साक्षात्कार विधा की रचना है, ठीक है। डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी का इंटरव्यू लेने गए थे, उसी को लिख दिया गया, उसी को लिपिबद्ध किया गया था। अगली रचना है डायरी। डायरी मतलब दैनंदिनी होता है। डेली की घटनाओं को साहित्यिक शैली में एक लेखक जो होता है वो क्रमबद्ध तरीके से और एक सिस्टमेटिकल वे में लिखता है, यानी कि एक क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित, सुसंगठित और साहित्यिक नियमों का प्रयोग करते हुए लिखता है और एक भावपूर्ण तरीके से लिखता है। तो ऐसी चीज़ों को दैनंदिनी कहते हैं। साहित्यकार अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों और विचारों को लेखनीबद्ध करने के लिए प्रायः डायरी लिखते हैं। डायरी में प्रतिदिन के निरीक्षण, यानी जो प्रतिदिन उसने देखा, सुना, अनुभव किया, कार्यों का ब्यौरा, ये सब लिख सकता है। इसमें निजी विचार होते हैं, भाव और प्रतिक्रियाओं की प्रधानता, यानी निजी विचार, भाव और प्रतिक्रिया जो उस देता है किसी मुद्दे पर, वो प्रधान मात्रा में लिखे जाते हैं, यानी कि ठीक ठाक मात्रा में। डायरी में अपनापन होता है, इसलिए इससे उसके लेखक के व्यक्तित्व की झलक भी मिल जाती है। यानी किसी लेखक के बारे में आपको जानना है तो उसकी डायरी पढ़ें। जैसे एक लेखक की डायरी अगर आप पढ़ेंगे तो मुक्तिबोध के बारे में आप अच्छे तरीके से जान जाएंगे। मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत के सबसे बड़े लेखक माने जाते हैं पंडित राहुल शंकरत्यान। राहुल शंकरत्यान जी के पिताजी जो थे पंडित थे, इनको भी पंडिताई में कथा वथा बाँचने के लिए भेजा करते थे, लेकिन इनकी रुचि उसमें नहीं थी। इन्होंने कहा कि नहीं पापा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो घूमने की रुचि थी, मतलब घूमने में। तो अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा से ग्रंथ लिखे। तो मतलब यात्रा साहित्य के जनक मान सकते हैं आप इनको। यात्रा वृत्तांत एक छोर निबंध को तो दूसरा छोर संस्मरण को स्पष्ट करता है। निबंध को इसलिए चूंकि किसी भी मुद्दे पर लिखा जा सकता है यात्रा के दौरान जो भी मिल गया,
और उस चीज़ को लिखा जाता है जो याददाश्त में आपके रुका रहता है यात्रा के दौरान, तो वो संस्मरण हो गया। यात्रा वृत्तांत बहुत समय से लिखे जाते रहे हैं। फाहियान नाम का जो चीनी यात्री था, भारत में आया था, उसने भी लिखा था। ह्वेन सांग भी लिखा है। इस सिंह ने, इबन बतूता मोरक्को से आया था, वो अलबरूनी, मार्को पोलो, तमाम प्रकार के यात्री वगैरह आते थे, तो उनके विवरण जो लिखे गए वो यात्रा साहित्य कह सकते हैं। अपनी अपनी यात्राओं के बारे में लिखा। यात्री को यायावर कहा जाता है, घुमक्कड़ कहा जाता है, बंजारा भी कहा जाता है। आधुनिक युग में यात्रा वृत्तांत को भी साहित्य में स्थान मिला है और यहाँ यात्री अपनी यात्रा विवरण में यात्रा के प्रभाव, प्रतिक्रिया और संवेदन यानी इमोशंस को अभिव्यक्त करता है। इफेक्ट को, उसकी जो प्रतिक्रिया है किसी भी चीज़ के प्रति, उसको और उसके इमोशंस को एक प्रकार से लिखता है, बताता है अपनी चीज़ों को कि हमने क्या देखा, कैसे देखा, क्या रिएक्शन दिया। ठीक है, सारी चीज़ें। आत्मकथा। आत्मकथा स्वयं लिखी अपनी जीवनी को आत्मकथा कहते हैं। अर्थात जब कोई लेखक, साहित्यकार या अन्य कोई व्यक्ति कलात्मक और साहित्यिक तरीके से स्वयं की अपनी जीवनी लिखता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा से यह अपेक्षा करी जाती है कि उसमें सत्य का अंश अधिक हो और लेखक ईमानदारी से अपने जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन करे, कोई छुपाए ना कोई चीज़। ठीक है, अगर कोई गड़बड़ चीज़ है उसके बारे में तो भी बताए। आत्मकथा का मतलब हो गया कि वह निष्पक्षता को रखते हुए वो अपने बारे में संपूर्ण चीज़ों को लिखे। अगला आपका प्रश्न है जीवनी। जीवनी क्या है भाई? देखिए, जीवनी आत्मकथा से थोड़ी अलग है। जीवनी को अंग्रेजी में बायोग्राफी कहते हैं और आत्मकथा को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। आत्मकथा लेखक की अपनी कथा होती है, जबकि जीवनी जो होती है किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की कथा होती है और कोई दूसरा लेखक लिखता है। अर्थात व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं का लिखा गया वर्णन जीवनी कहलाता है। जीवनी लेखक को आत्मकथा लेखक से अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि आत्मकथा की चूक को केवल लेखक ही जान पाएगा, पकड़ पाएगा कि जो आत्मकथा वो लिख रहा है तो अपने बारे में जो गलतियाँ उसको अगर छुपा रहा है या गलती कर रहा है कुछ लेखक में, तो खुद ही जान पाएगा और बाकी लोग नहीं जान पाएंगे। लेकिन जीवनी की में अगर लिखते समय आपको चूक हो जाती है तो जिसके बारे में आप लिख रहे हैं वो भी जानता है, उसके परिवार वाले भी कुछ जानते होंगे। यानी आपको जीवनी लिखते समय बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। आत्मकथा में थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है, लेकिन जीवनी में बिल्कुल नहीं चलता। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण, देखिए, स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति पर लिखे गए लेख को संस्मरण कहा जाता है। यानी किसी मुद्दे पर या किसी विषय पर जब आप स्मृति के आधार पर जो आपके दिमाग में, आपके हृदय में चीज़ें रुक जाती हैं, आपके हृदय में उसको मतलब एक घर बना लेती हैं, उन चीज़ों को आप जब साहित्यिक तरीके से लिखते हैं तो मतलब स्मृति होती है। यात्रा साहित्य भी इसी के अंतर्गत आता है संस्मरण के। संस्मरण को साहित्यिक निबंध की प्रवृत्ति भी माना जाता है। ऐसे कार्यों को स्मारक निबंध कहा जा सकता है। मोटे तौर पर संस्मरणों को स्वाविशेषता के तहत लिया जा सकता है, लेकिन संस्मरण और आत्मचरित के दृष्टिकोण के बीच एक बुनियादी अंतर है। आत्मकथा के लेखक का मुख्य उद्देश्य अपनी जीवनी का वर्णन करना होता है पूरे। इसमें कहानी का मुख्य पात्र के लेखक स्वयं होता है, लेखक का दृष्टिकोण भिन्न होता है इसमें। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। संस्मरण और रेखाचित्र में क्या डिफरेंस है? देखें, संस्मरण और रेखाचित्र की अगर बात की जाए, ठीक है, स्केच बोलते हैं इसको रेखाचित्र को, और संस्मरण को मेमर बोलते हैं अंग्रेजी में। संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित, इन तीनों का एक दूसरे से बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है। एक की सीमा दूसरी से कहाँ पर मिलती है और कहाँ पर अलग हो जाती है, कहाँ पर ख़त्म होती, कुछ अता पता नहीं चलता। संस्मरणात्मक रेखाचित्र भी मिलते हैं जो संस्मरण विधा में लिखे गए संस्मरण याददाश्त से रिलेटेड, जैसे कि आप देखेंगे क्या नाम है इनका, महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों को, तो कुछ ऐसे ही मिलेंगे आपको। रेखाचित्रात्मक संस्मरण भी मिलते हैं, कुछ संस्मरणात्मक रेखाचित्र मिलते हैं, कुछ रेखाचित्रात्मक संस्मरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए महादेवी जी के गद्य लेखन में कभी कभी यह नियत करना कठिन हो जाता है कि उनकी कौन सी रचना रेखाचित्र है और कौन सी रचना संस्मरण है। फिर भी दोनों में अंतर है। रेखाचित्र में जहाँ चित्र का महत्व तो अधिक होता है, संस्मरण में वहाँ पर याददाश्त यानी स्मृति का महत्व ज़्यादा होता है। संस्मरण में अतीत की घटनाओं को देखा जाता है, रेखाचित्र में अतीत की अनिवार्यता बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, संस्मरण लेखक निजी संबंधों और अनुभवों को आधार बनाता है, जबकि रेखाचित्र में ऐसे आधार की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, तो ये कई अंतर इसमें हो गए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ों को आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, चले प्रश्न भैया, रेखाचित्र शब्द की व्युत्पत्ति को स्पष्ट कीजिए। देखिए, रेखाचित्र शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है अंग्रेजी के स्केच शब्द से हुई है, जो अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतर है। इसे शब्द चित्र, व्यक्ति चित्र, तूलिका चित्र, चरित्र लेख, वित्त वृत्त, वित्त चित्र,
भी कहा जाता है। ये रेखा चित्र के अनेक नाम हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, हिंदी साहित्य का प्रथम रेखा चित्र किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम रेखा चित्र श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा लिखित है। बोलती प्रतिमा नाम का रेखा चित्र, उसी को माना जाता है, बोलती प्रतिमा को। इसका प्रकाशन हुआ था 1937 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेखा चित्र का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कहानीकार पदम सिंह शर्मा कमलेश को रेखा चित्र का प्रवर्तक माना जाता है। उनके द्वारा रचित जो पद्म पराग है उससे हिंदी रेखा चित्र का जन्म माना जाता है और वो एक प्रकार से बड़ी फेमस रेखा चित्र रहा है। वैसे हिंदी का प्रथम रेखा चित्र आपका बोलती प्रतिमा ही है, लेकिन उसके जो श्रेष्ठ लेखक में आते हैं पदम सिंह शर्मा को भी मान सकते हैं आप। ठीक है। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आते रहते हैं परीक्षा में। चलें, क्वेश्चंस आ चुका है। अज्ञेय, अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। अज्ञेय एक कवि भी है और एक लेखक भी है, ये बात ध्यान रखेंगे। अज्ञेय की कहानियों का परिचय दीजिए। आपके कहानी में रोज नाम की कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अज्ञेय के प्रमुख कहानी संग्रहों में बिपथगा नाम का कहानी संग्रह हुआ पुस्तक होती जिसमें कई सारी कहानियाँ लिखित होती हैं। कई सारी कहानियों की एक पुस्तक होती है, उसी को कहानी संग्रह कहा जाता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखें। यानी कहानी संग्रह में कई सारी कहानियाँ होती हैं। 1937 में प्रकाशित ये पुस्तक है बिपथगा नाम की कहानी संग्रह। बिपथगा में कई कहानियाँ संकलित हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक मिनट, हाँ चले। परंपरा दूसरा कहानी संग्रह 1944 में प्रकाशित। कोठरी की बात 1945 में प्रकाशित है। शरणार्थी 1948 में। इसके बाद में जयदोल 1951 और ये तेरे प्रतिरूप 1961। ये सब इनके कहानी संग्रह हैं। किसके? अज्ञेय के। इनकी कहानियों में घटनाओं प्रथा संदर्भ का उतना महत्व नहीं है जितना कि चरित्र के गठन और संवेदना का रहा है। इमोशंस और चरित्र के गठन का बड़ा महत्व रहता है। कहानियों का प्राण तत्व काल और सामाजिक देश संदर्भ में नहीं बल्कि उनकी दृष्टि को मुख्यतः व्यक्ति वैशिष्ट की ओर केंद्रित रही है। व्यक्ति वैशिष्टता पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वस्तुतः अज्ञेय जी व्यक्ति मन के गहनतर स्तरों के सूक्ष्म स्पंदन को अभिव्यक्ति देने वाले कहानीकार कहे जा सकते हैं। चूँकि इन पर प्रभाव था मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड का। सिगमंड फ्रायड जो है पाश्चात्य विचारक है। उनका सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद, जो चेतन अचेतन और अवचेतन मन की अवस्था के बारे में बताता है, जो इड ईगो एंड सुपर ईगो की अवधारणा देता है। तो उसका प्रभाव इन पर पड़ा था मनोविश्लेषणवाद का अज्ञेय पर। इसीलिए अज्ञेय की कहानियाँ अधिकतर मनोविश्लेषण या मनोवैज्ञानिक धरातल पर लिखी जाती हैं। जैसे रोज कहानी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऐसे ही आप देखेंगे जो जैनेन्द्र कुमार हैं उनकी कहानी भी मनोवैज्ञानिक धरातल पर ही लिखी जाती है। ठीक है। इनके संबंध में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल कहते हैं कि अज्ञेय विशुद्ध मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के प्रतिनिधि कलाकार हैं। उनकी कहानी कला का मूल धरातल व्यक्ति चरित्र है। उनकी कहानियाँ आत्म कथानक, वर्णनात्मक, डायरी तथा पत्र शैलियों में लिखी गई हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, संक्षेप में रोज कहानी का कथ्य बताइए, यानी कि रोज कहानी का कथानक बताएं। रोज कहानी का दूसरा नाम गैंग्रीन भी है। ठीक है। रोज कहानी को लिखा है अज्ञेय ने। जीवन की नीरसता का वर्णन किया है एक स्त्री के, जो स्त्री एक अपने पिताजी के यहाँ पर खुल करके हंसती थी, खुल करके जो मन होता था करती थी। वह स्त्री एक चार दीवारी में कटघरी में कैद होकर के मिस्टर सामनाथ के यहाँ पर रहती है। मिस्टर सामनाथ शायद नाम रहता है, या माहेश्वर और मालती और उसका बच्चा टिटी होता है और लेखक स्वयं भी इसमें रहता है। ठीक है। मिस्टर सामनाथ तो चीफ की दावत में है। देखिए, रोज कहानी अज्ञेय की प्रचलित कहानी है। इसमें वैचारिक अंतर्द्वंद है। इसकी नायिका मालती है। ठीक है, जो लेखक के दूर की रिश्ते की बहन लगती है। अतः लेखक उसे सखी कहना उचित होगा, क्योंकि ये बचपन में एक साथ पढ़े लिखे थे तथा खेले थे। प्रतिदिन समाज में घटने वाली समस्याओं को मालती बार बार कहती रहती है। एक छोटा सा बच्चा टिटी भी है जिसे तीनों प्रेम करते हैं। जब भी मालती बर्तन धोने जाती है तब पानी चला जाता है और आता भी है तो शाम 7 बजे। इस प्रकार प्रतिदिन 11 बज जाते हैं सोने के वक्त, जिसके लिए मालती का पति व्यंग करता रहता है। वह कहता है कि अब तो रोज 11 बज जाएंगे सोते सोते। कहानी के अंत में उसका पति सो जाता है और 11 बजे के पहले मालती अपने बच्चे को गोद में ले लेती है। तभी 11 बजे का घंटा बजा और वह तेज़ ध्वनि के साथ बोली, 11 बज गए हैं। यही कहानी समाप्त हो जाती है। यानी कहानी में एक ऐसी स्त्री जो कि घर में रहती है
माहेश्वर तो चले जाते हैं, अपना डॉक्टर रहते हैं, ड्यूटी पर चले जाते हैं, तो वो बच्चे को देखती है, टीटी नाम का बच्चा। लेखक एक दिन आता है, लेखक भी जब देखता है इस प्रकार की निरस्ता को, तो वही लिखता है जो उसके दूर के रिश्ते की बहन है। तो लेखक कौन है इसके? अज्ञे जी स्वयं है। तो चूंकि मैं शैली में लिखा इन्होंने कहानी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। प्रश्न, यशपाल की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। यशपाल हिंदी के बड़े जबरदस्त लेखक यशपाल। झूठा सच नाम का उपन्यास लिखा जो कि बड़ा फेमस उपन्यास है, ठीक है। इन्होंने व्यंग्यात्मक प्रहार किया है पुराने रीति रिवाजों पर, परंपराओं पर, और कटु आलोचना भी करी है रीति रिवाजों और परंपराओं की। यशपाल जी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है यशपाल जी की। पहली बात तो कहानी संग्रह, देखिए फूलों का कुर्ता कहानी संग्रह इनका है। पिंजड़े की उड़ान, उत्तमी की माँ, तर्क का तूफान, ये किसका है? सब यशपाल का। भस्माव्रत यशपाल का कहानी संग्रह। मेरा चेहरा रोबीला है, ये भी इन्हीं का है। बीबी जी कहती हैं, ये भी यशपाल का है। अभिशप्त, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, ये भी कहानी संग्रह यशपाल का ही है। इसके अलावा चिंगारी नाम का कहानी संग्रह भी इन्हीं का है। तो ये कहानी संग्रह किसके हैं? यशपाल के। कौन कौन से? फूलों का कुर्ता, पिंजड़े की उड़ान, उत्तरी की माँ, उत्तमी की माँ, तर्क का तूफान, भस्माव्रत, मेरा चेहरा रोबीला है, बीबी जी कहती हैं, अभिशप्त, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, और चिंगारी। ठीक है, ये यशपाल की रचनाएं हैं, बेसिकली कहानी संग्रह हैं। कुछ कहानियाँ इनकी हैं। देखिए कहानी संग्रह एक पुस्तक है जिसमें कई कहानियाँ होती, तो ये इन शीर्षक हैं वो सब कहानियाँ कई सारी। जैसे पर्दा कहानी आपके पाठ्यक्रम में सकल बड़ी फेमस कहानी है। समय, चार आने, कर्मफल, फूल की चोरी, मकरील, पांव तले की डाल, वर्दी, धर्मयुद्ध, सच बोलने की भूल, ये तमाम प्रकार की प्रसिद्ध कहानियाँ यशपाल जी ने लिखी। उपन्यास भी लिखे, जैसे देशद्रोही नाम का उपन्यास लिखा, दादा कामरेड उपन्यास लिखा, अमिता नाम का उपन्यास, मनुष्य के रूप, दिव्या, तेरी मेरी उसकी बात, और झूठा सच आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं जो कि बड़ी प्रसिद्धि जिनको मिली है। यात्रावृत्त भी लिखे, लोहे की दीवार के दोनों ओर, राह बीती, ये सब इनके यात्रा वृत्तांत हैं। निबंध, संस्मरण आदि तमाम साहित्यिक विधाओं की भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई, लेकिन वो उतने फेमस उसमें नहीं हुई जितने यात्रा वृत्तांत, उपन्यास और कहानियों के लेखन में हुई। बेसिकली उपन्यास और कहानी के लेखन में इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है। अगला क्वेश्चन आ चुका है पर्दा। पर्दा कहानी चूँकि इन्हीं की है यशपाल की, तो इसका सारांश बताएं। देखिए यशपाल की पर्दा कहानी दरअसल मध्यम वर्गीय समाज की विडंबनाओं की कहानी है। जिन लोगों की सारी कोशिश हमेशा अमीर बनने की होती है, जो खुद से रईस लोगों की दिनचर्या का पालन करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, रईस जैसा अमीर बनना चाहते हैं, अपनी गुर्बत को छिपाते रहते हैं। यानी जो उनकी गुर्बत माने होता है कि जो उनकी जो वास्तविकता है उसको छुपाने का काम करते हैं। वे ना तो अमीर की श्रेणी में आ पाते हैं और ना ही गरीबी की तरह अपना गरीबी स्वीकार कर पाते हैं। पुरानी अमीरी जो होती है उसको एक प्रकार से दिखाने के चक्कर में, जैसे उनके बाप दादा अमीर रहते हैं, जमींदार रहते हैं, तो फिर मान लेते हैं फिर उनके घर में आप देखते हैं अधिकतर गरीबी आती जो बहुत अमीर होते हैं। ठीक है, क्लियर? बातचीत ना करो भाई। चले, तो इस तरीके से गरीबों की तरह अपनी गरीबी स्वीकार भी नहीं कर पाते। इस कहानी का मुख्य पात्र यूँ तो वह पर्दा ही है जो एक घर की लाज बनाने मतलब बचाने की कोशिश अपने अंतिम रेशे तक करता है, अपने अंतिम धागे तक वो करता है। पर चूंकि यह पर्दा चौधरी पीर बकस के मकान पर टंगा था, तो सारा किस्सा उन्हीं के सहारे चलता है, चौधरी पीर बकस के। कहानी के अंत में ये पर्दा हट चुका था, सबको उनके घर का हालत के बारे में पता चल गया था। क्योंकि उनके दादा वाजा जी जो थे वो थोड़ा सा रईस थे, मकान बना हुआ था, कर्जे में डूबे हुए थे ये, ठीक है, लेकिन इनकी जो असलियत थी वो एक प्रकार से नहीं गई थी। क्लियर? आगे देखते हैं। जैसे अभी एक नई मूवी आई थी, उसमें इस तरीके की थोड़ा सा दिखाई गई है। अभी जो क्या नाम है इसका, कार्तिक आर्यन की मूवी आई थी, उसका क्या नाम है जो भूत वाला मूवी, भूल भुलैया 3, उसमें आप देखेंगे थोड़ा सा मिलेगा जब महाराज वहाराज सब वहाँ पर तबेले में बैठे रहते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसी सिचुएशन हो जाती कभी कभी। देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, नई कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आधुनिक कहानी का मूल उद्देश्य जीवन की विसंगतियों का मनोवैज्ञानिक धरातल पर गहन विवेचन, कुंठा, निराशा, हीनता तथा उद्देश्यहीनता को नया प्रकाश देना है। तो नई कहानी में बेसिकली क्या है, जो जीवन की विसंगतियां हैं उनका मनोवैज्ञानिक धरातल पर गहन अध्ययन किया जाता है, विवेचन किया जाता है। कुंठा, निराशा, हीनता और उद्देश्यहीनता को एक प्रकार से प्रकाशन में लाना, उसको कहानियों के माध्यम से बयां करना, ये उद्देश्य रहा।
कहानी कला के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। देखिए कहानी कला के कई सारे तत्व, बेसिकली 6 तत्व होते हैं। उपन्यास कला के भी 6 तत्व होते हैं। आपसे पूछा था जैसे कि कहानी कला के तत्वों के आधार पर रोज कहानी की समीक्षा कीजिए, या कहानी कला के तत्वों के आधार पर पंचपरमेश्वर कहानी का क्या कीजिए जो है, तो उसको क्या बताएं, उसके बारे में बताएं। आप कहानी कला के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा कीजिए। तो इन्हीं तत्वों यानी कि उसकी कथा वस्तु कैसी है, उसका चरित्र चित्रण कैसा है, कथोपकथन क्या है, देश काल वातावरण कैसा है, भाषा शैली और उद्देश्य, ये 6 चीज़ें होती है उपन्यास के भी और कहानी के भी। कहानी छोटा है होती है, छोटी 20 मिनट में पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। उपन्यास बड़ा होता है, यानी कहानी मान लीजिए लड़का है तो उपन्यास उसका बप्पा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहानी का 6 तत्व कौन कौन से? पहला है कथा वस्तु। कथा वस्तु का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप मूवी देखते हैं, मूवी में जैसे एक कहानी होती है, ऐसे मान लीजिए कथा वस्तु में एक कथानक होता है, या मतलब कि एक कहानी का एक कथानक होता है, कथा वस्तु होती है, उसमें एक स्टोरी चलती है। दूसरा चरित्र चित्रण, यानी कि उसमें कुछ जैसे मूवी में कुछ जैसे मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन, अमरीश पुरी, ठीक है, जूही चावला या माधुरी दीक्षित, ये सब काम करती, तो ये सब क्या है? चरित्र चित्रण है, यानी कि ये सब पात्र और चरित्र चित्रण है। तो ऐसे ही कहानी में भी कुछ लोग होते हैं जो उसमें काम करते हैं, या उसमें उसके उन्हीं के तहत कहानी आगे बढ़ती हैं। तीसरी चीज़ होती है डायलॉग, यानी कथोपकथन, डायलॉग डिलीवरी। जैसे कि सनी देओल बोलते हैं कि सातों को सात मारूंगा, एक आती आई, जो बोलते नहीं हैं, तो वो चीज़ें जो डायलॉग डिलीवरी जो है ऐसी कहानियों में होती हैं। जैसे राजकुमार साहब का डायलॉग बड़ा फेमस होता है कि ना तलवारों की धार से, ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो केवल परवरदिगार से। इस तरीके से हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, इस तरीके से बोलते नहीं थोड़ा सा। तो ये जो चीज़ें हैं ये डायलॉग डिलीवरी होती है। तो कहानी में भी सेम मूवी की भांति डायलॉग डिलीवरी होती है। क्लियर? ऐसे ही उपन्यास में होता है। देश काल वातावरण, यानी कहानी की शूटिंग कहाँ पर हुई या किस किस जगह की कहानी है। ठीक है, जैसे मुंबई की कहानी, या जो है किसी तबके की कहानी, किसी अलग शहर की, बरेली की बर्फी बरेली की कहानी है। ऐसे ही आप देखते हैं बनारस की कहानी, अभी एक मूवी आई उसमें आप देखे होंगे। तो ऐसे ही कहानियों की जो होती हैं वो अलग अलग स्थान की होती हैं। कहानियाँ किस स्थान पे लिखी गई हैं, तो ऐसे ही आप देखते हैं कहानियों का एक स्थान होता है, किस स्थान की कहानी, तो वही देश काल वातावरण होता है। पांचवा तत्व होता है भाषा और शैली, यानी जैसे किस भाषा में लिखी गई है कहानी और उसकी शैली क्या है। ठीक है, जैसे अब मूवी में आप देखते हैं भाषा कौन सी मान लेते हैं, हिंदी भाषा की मूवी है, शैली कौन सी, जैसे कि मान लेते हैं वो थ्रिलर क्राइम मूवी है, या किस तरीके की भूतिया मूवी, हरर कॉमेडी है, या कैसी है, वो सब चीज़ें। ऐसे ही उद्देश्य होता है, यानी किस उद्देश्य से कहानी लिखी गई या किस उद्देश्य से मूवी बनाई गई, किस उद्देश्य से उपन्यास लिखा गया। तो ये 6 तत्व होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। उपन्यास किसे कहते हैं समझें। देखिए उपन्यास, उपधन्यास बराबर उपन्यास, उप अर्थात समीप और न्यास माने थाती। ठीक है, उपन्यास शब्द जो है न्यास और थाती से मिलकर के बना, यानी समीप। थाती माने होता है क्या? मनुष्य के निकट। ठीक है, यानी मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु को ही एक प्रकार से उपन्यास कहते हैं। साहित्य के संदर्भ में वह रचना जिसको पढ़ करके ऐसा लगे कि यह हमारी ही कहानी है, उपन्यास कह सकते हैं उसको। अंग्रेजी में नॉवेल कहा जाता है इसको, गुजराती में नवल कथा कहते हैं उपन्यास को, मराठी में कादम्बरी कहते हैं, और बंगला में उपन्यास को बाबू क्या कहते हैं? बंगला तथा हिंदी में इसको उपन्यास ही कहते हैं। इसी नॉवेल के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं तमाम प्रकार की भाषाओं में। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? तो कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहते हैं। इनका उपन्यास गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ठीक है, बड़े फेमस रहे हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, उपन्यास के कितने तत्व होते हैं, नामोल्लेख कीजिए। विद्वानों तथा साहित्यकारों ने उपन्यास के 6 तत्व स्वीकार किए हैं। पहला है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र योजना, तीसरा संवाद, चौथा देश काल या वातावरण, पांचवा भाषा शैली और छठा उद्देश्य। यही 6 कहानी के भी तत्व होते हैं, उपन्यास के भी होते हैं। नाटक का हो भैया, नाटक यानी कि जिसको आप नाटक कहते हैं। नाटक शब्द जो है इसकी व्युत्पत्ति नट धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है अभिनय करना या एक प्रकार से एक्टिंग करना। भरत मुनि जो कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, उनके एक सूत्र के अनुसार नाटक में लोक जीवन की वृत्तियों का अनुकरण किया जाता है। भरत मुनि ने नाटक में की परिभाषा को देते हुए कहा कि नाटक में 4 वेदों से चीज़ें ली गई, इसीलिए इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद से इसमें पाठ को लिया गया है, सामवेद से इसमें गाने को लिया गया है, यजुर्वेद से अभिनय को लिया गया है, यानी जो है एक्टिंग को, और अथर्ववेद से इसमें रस को लिया गया। अथर्ववेद से रस, सामवेद से गाना, ऋग्वेद से पाठ और यजुर्वेद से अभिनय को लिया गया है। भारतीय नाट्य शास्त्र में नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, नाटक को परिभाषित करते हुए हिंदी के बड़े
आलोचक बाबू गुलाब राय कहते हैं कि नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों के द्वारा एक चलते फिरते साप्राण रूप में अंकित किया जाता है। नाटक जीवन की सांकेतिक अनुकृति होती है, वरन सजीव प्रतिलिपि है। नाटक में फैले हुए जीवन व्यापार को एक ऐसी व्यवस्था के साथ रखते हैं कि अधिक से अधिक प्रभाव उत्पन्न हो सके। वस्तुतः नाटक अत्यंत ही प्राचीन विधा है। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में आचार्य भरत मुनि ने इस विधा को आधार बना करके नाट्यशास्त्र लिखा था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से नाट्यशास्त्र की रचना की गई भरत मुनि के द्वारा। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न भैया, एकांकी कला के तत्वों पर प्रकाश डालिए। देखिए, एकांकी के भी कई तत्व होते हैं, जैसे कहानी के, उपन्यास के, नाटक के होते हैं, ऐसे एकांकी के भी होते हैं। और एकांकी के तत्व, नाटक के तत्व बेसिकली सेम ही होते हैं। ऐसे ही उपन्यास और किसके, कहानी के होते हैं। पहला है कथानक, ठीक है। दूसरा है पात्र और चरित्र चित्रण, जो कहानी में होता है वो नाटक में। संवाद, कथोपकथन यानी डायलॉग, देश काल वातावरण वही चीज़, भाषा शैली और उद्देश्य, ये चीज़ें 6 चीज़ें वही है जो कहानी के, उपन्यास के होते हैं, वही एकांकी के हैं। इसमें रंग संकेत और नाट्य अभिव्यंजना, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एकाची अभिनेता यानी कि ये रंगमंचयता, यही सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं। और रंग संकेत का भी इसमें अलग महत्व होता है। तो ये है एकांकियाँ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर 1905 ईस्वी को हुआ था। राम कुमार वर्मा को उनके किस एकांकी संग्रह पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सप्तकिरण नाम का एकांकी संग्रह है उनका, इस पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का पुरस्कार इनको मिला है। ये बात आप ध्यान रखें कि इस पर, सप्तकिरण पर। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, राम कुमार वर्मा के एकांकी संग्रहों के नाम बताएं। एकांकी संग्रह यानी कई एकांकियों को बना करके एक पुस्तक बनती है, तो वही एकांकी संग्रह कहलाता है। सप्तकिरण इनका एकांकी संग्रह है, जिस पर साहित्य का मतलब वो मिल चुका है अखिल भारतीय साहित्य पुरस्कार। सप्तकिरण पर पृथ्वीराज की आंखें एक एकांकी संग्रह है, रेशमी टाई 4 ऐतिहासिक एकांकी, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव एक एकांकी भी है और एकांकी संग्रह भी है। ऐसे ही रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, ये सब फेमस एकांकियों के नाम पर उस एकांकी संग्रह का नाम दे दिया जाता है पुस्तक का। अगला प्रश्न है, आपके पाठ्यक्रम में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कौन सा एकांकी संग्रह संकलित है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, तो दीपदान एकांकी संग्रह संकलित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपदान एकांकी का मुख्य पात्र कौन सा है? देखिए, दीपदान एकांकी के मुख्य पात्र की अगर बात की जाए तो दीपदान एकांकी के मुख्य पात्र हैं पन्ना धायमा, जो चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह की धाय हैं। धाय माने होता है उनको पालने पोसने की, काम करने की माँ। प्रस्तुत एकांकी की कथा पन्ना के चारों तरफ घूमती रहती है, जिसमें पन्ना के साहस, प्रेम, बलिदान, अपने पुत्र का बलिदान उदय सिंह के लिए दे देती है, कुंवर उदय सिंह के लिए। उनके कुंवर उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र को एक प्रकार से लिटा देती है, अपने पुत्र का बलिदान दे देती है। स्वामी भक्ति देखने लायक होती है इसकी पन्ना की। इसका प्रस्तुतिकरण बड़े ही मार्मिक तरीके से दीपदान एकांकी के लेखक राम कुमार वर्मा जी ने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में पात्रों की संख्या बताएं। देखिए, 7 पात्र हैं लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में। अगला क्वेश्चन है, आपके पाठ्यक्रम में उपेंद्र नाथ अस्क का कौन सा एकांकी संग्रह संकलित है? लक्ष्मी का स्वागत संकलित है। ठीक है, रोशन, टिटी ये सब रहता है इसमें, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था इसके बारे में। प्रश्न, हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकारों का नाम उल्लेख कीजिए। देखिए, हिंदी साहित्य के प्रमुख ललित निबंधकारों में किसका नाम है? सबसे पहला नाम ललित निबंधकार में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, दूसरा नाम विद्यानिवास मिश्रा जी का है। ठीक है, फिर गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे और कुबेरनाथ राय, ये तमाम प्रकार के विद्वान हैं। इन्होंने ललित निबंधकार लिखने के लिए जाना जाता है। बेसिकली आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र का नाम बड़ा फेमस रहा है ललित निबंधकारों के रूप में। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बेकन के निबंधों का अनुवाद किस नाम से किया? तो बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्रश्न आ चुका है, दीपदान एकांकी में निहित उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। देखिए दीपदान एकांकी में निहित उद्देश्य क्या है। देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी है दीपदान, उसमें मेवाड़ के इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना का चित्रण किया गया है इस एकांकी में। इस एकांकी का उद्देश्य है ऐतिहासिक दृष्टि से पन्ना धाय जो कुंवर उदय सिंह की धाय है, कुंवर उदय सिंह के पालन पोषण के लिए रखी गई हैं, उनके त्यागमय चरित्र के माध्यम से उत्कृष्ट राष्ट्र प्रेम और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य रहा है। ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार उस समय कुछ काल के लिए मेवाड़ में अलगाववादी और अराजकतावादी शक्तियां सिर उठा रही थी, यानी कि राजा का उतना सही तरीके से दबदबा नहीं था, उनके पुत्र छोटे थे। पन्नाधाय ने ऐसे अवसर पर राजकुमार की रक्षा करके जिस त्याग भावना का परिचय दिया वह वर्तमान काल में भी अत्यंत प्रेरणादायी मोटिवेशनल रहा है। एकांकीकार ने इसके माध्यम से वर्तमान समय में अलगाववादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है, ठीक है, और संदेश दिया है। राष्ट्र की खातिर स्वार्थ का परित्याग कर देना और ममता का बलिदान, अपने पुत्र को उस कुंवर के स्थान पर लेटा देना, क्योंकि कुंवर को मारने की प्लानिंग हो चुकी थी, पन्ना को यह आभास हो चुका था। पन्ना अपने पुत्र को उसके कुंवर के उस पर लिटा देती हैं और अपने उस कुंवर को बाहर से निकाल कर भगा दे, मतलब कि बाहर निकाल देती हैं। ये थी इनकी ममता का त्याग। इस एकांकी का मूल उद्देश्य है क्या? राष्ट्र की खातिर स्वार्थ का परित्याग कर देना और ममता का बलिदान कर देना। यह उद्देश्य पन्नाधाय के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल, तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगी। तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बही, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूंगी। मेरे चंदन इसका पुत्र का नाम है, जाओ यह रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया, इसलिए इसका दीपदान नाम है, चूंकि अपने दीप का दान, अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया मेवाड़ के सिंहासन की रक्षा के लिए। दीपदान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया। ऐसा दीपदान किसी ने नहीं किया होगा और जाहिर सी बात है ऐसा इतिहास में आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन पन्ना ने वह कर दिखाया। अगला क्वेश्चन से दीपदान एकांकी के शीर्षक का नामकरण औचित्य बताइए। नहीं, इसका जो दीपदान नाम है वो क्यों दीपदान नाम रखा गया? बिल्कुल ठीक नाम है। दीपदान एकांकी का कथानक चित्तौड़ की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। चित्तौड़ में दीप उत्सव मनाया जाता है और रात्रि में तुलजा भवानी जो हैं उनके सम्मुख स्त्रियां नृत्य करती हैं, नाच रंग के साथ छोटे छोटे दीपकों को कुंड में अर्पित करती हैं। उसी अवसर पर दासी पुत्र बनबीर पहले तो महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करता है, ठीक है, दासी का पुत्र है बनबीर, तो वो किसको हत्या करता है? महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करता है। और बाद में वो कुंवर उदय सिंह को मार डालने के लिए पन्नाधाय के महल की ओर आता है। वह षड्यंत्र रच करके चित्तौड़ के सिंहासन पर अधिकार करना चाहता है बलबीर, ठीक है, बनबीर। पन्नाधाय कीरतबारी के सहयोग से कुंवर उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती हैं और उसके पलंग पर अपने पुत्र चंदन को सुला देती हैं, ठीक है। बनबीर क्रोधातुल में आकर के चंदन को उदय सिंह समझ लेता है और उसकी हत्या कर देता है। इस प्रकार समग्र कथानक में दीपदान का उल्लेख बार बार हुआ है। स्त्रियां उत्सव के निमित्त दीपदान करती हैं तो बनबीर स्वार्थ लिप्सा से यमराज को दीपदान करने की बात कहता है। पन्नाधाय अपने कुल दीपक चंदन के जीवन का दान कर स्वामी भक्ति का परिचय देती हैं और इस प्रकार वो भी अपना दीपदान करती है, पन्ना भी। तो इस तरीके से प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक उचित और केंद्रीय घटना का सूचक है और दीपदान घटना के इर्द गिर्द ही पूरी चीजें घूमती रहती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ज्ञान रंजन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। ज्ञान रंजन का जन्म 21 नवंबर को हुआ था 1936 को। महाराष्ट्र के अकोला नाम के स्थान पर जन्म हुआ था। बचपन और किशोरावस्था तक अधिकांश समय अजमेर, दिल्ली और बनारस में बीता इनका। उच्च शिक्षा इलाहाबाद में संपन्न हुई। ज्ञान रंजन की कहानीकार हैं। लंबे समय से उनका अस्थायी निवास मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहा। आज भी उनका प्रिय शहर इलाहाबाद यानी प्रयागराज ही है। जबलपुर का स्थान उसके बाद ही आता है। ज्ञान रंजन साठोत्तरी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार। साठोत्तरी मतलब क्या होता है? 1960 के बाद के कहानीकारों में आते हैं, ठीक है। साठोत्तरी पीढ़ी के 4 यार के रूप में प्रसिद्ध मंडली के चारों सदस्य। पहले का नाम है ज्ञान रंजन, दूसरा है दूधनाथ सिंह, तीसरे हैं काशीनाथ सिंह और चौथे हैं रविंद्र कालिया। ये 4 व्यक्ति 1960 के बाद के कहानीकार के रूप में 4 यार के नाम से फेमस हैं। ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह और रविंद्र कालिया। इनमें सबसे पहले सर्वाधिक प्रसिद्धि जो मिली इन चारों में से वो ज्ञान रंजन को ही मिली। हालांकि ये चारों अपने
ढंग के श्रेष्ठ कहानीकार रहे हैं। प्रकाशित कहानी संग्रहों के रूप में ज्ञान रंजन के 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। लेकिन यह बहुचर्चित तथ्य है कि इनकी कहानियों की कुल संख्या 25 है, जो कि सपना नहीं नामक कहानी नामक संकलन में एकत्र प्रकाशित हैं। ज्ञान रंजन जी ने अपने कहानियों की रचना फेंस के इधर उधर, पिता, छलांग, अमरूद का पेड़, अनुभव आदि उनकी उस कहानी संग्रह में प्रकाशित करवाई। उसके अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास लिखा, नाटक लिखा, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, व्यंग, ये तमाम प्रकार की विधाओं को लिखा। ठीक है, और ऐसे कई माड़े पेपर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो आप उनको भी देखते रहिएगा। ठीक है, एक आध 2 माड़े पेपर और देख लीजिएगा और ये देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा क्लियर। पिता कहानी का प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट कीजिए। पिता कहानी ज्ञान रंजन की कहानी है। पिता कहानी देखिए, पिता ज्ञान रंजन की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। इस कहानी में रूढ़ियों से चिपके पिता की जिद्दी रूप को रेखांकित किया गया है। संयुक्त परिवार के टूटते चले जाने और युवाओं का शहरों की ओर रुख करने से बूढ़ों की अपनी समस्याएं बढ़ी हैं। इस असहाय अवस्था में वे अकेले पड़ते जा रहे हैं। बूढ़े, उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रह जाता। ये लोग अक्सर गांव में ही रह जाते हैं। पिता में कहानीकार का उद्देश्य इस चिर परिचित समस्या को रेखांकित करता है। पिता कहानी में बल्कि करना ही नहीं, बल्कि पुरानी पीढ़ी की रूढ़िवादिता को उद्घाटित करना। और इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पिता संयुक्त परिवार के एक सम्मानित सदस्य के रूप में आता है। उनको पारिवारिक असंप्रक्ति के कारण अकेलापन या किसी प्रकार की असुविधा नहीं उठानी पड़ती, बल्कि वे स्वयं चीज़ों के प्रति तटस्थता और अन्य मनस्कता से दिखते हैं। परिवार उन्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाता, वह तो उनके इर्द गिर्द सुविधाएं जुटाने का प्रयास करता है, लेकिन पिता इन प्रयासों के प्रति कोई रुचि प्रदर्शित नहीं करते। यानी पिता ही यहाँ पर थोड़ा सा, उनकी जो रुचियाँ थोड़ी सी अलग टाइप की हैं और वो एक प्रकार से चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो पिता कहानी इन्हीं की है, ज्ञान रंजन की। ऐसे ही आप देखते हैं कई सारी कहानियाँ, और इससे पंच परमेश्वर हैं, तीसरी कसम उर्फ मारे के गुलफाम कहानी है। ठीक है, और इसके अलावा और कहानियाँ हैं। ठीक है, उनके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कई मॉडल पेपर में, तो जो चीज़ें बच रही थी वो भी मैंने करवा दी। कि सभी लगभग पूरा सिलेबस आप देखेंगे 3-4 मॉडल पेपर के माध्यम से मैं कवर कर दिया हूँ। 4-5 मॉडल पेपर हो चुके, 4 मॉडल पेपर, तो आप देख लीजिएगा सभी मॉडल पेपर सब प्लेलिस्ट में आपके पड़े हुए हैं। सबकी प्लेलिस्ट सभी की आपकी मिल जाएगी। PDF नोट्स तो जिनको भी लेना है वो ले सकते हैं। 4th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर दोनों के लिए व्यवस्था हो चुकी है। जिसको भी लेना है वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, जुड़ना कैसे आपको मैं बता दूँ एक बार फिर से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लेते आपको PDF प्राप्त करनी है, 91 कोर्स ज्वाइन करना, 91 61 93 60 62 पर आप SMS करेंगे। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अभी से आप 4th सेमेस्टर में ज्वाइन हो जाएं। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उस पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट करवा देने हैं। आप किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं। अगर आपको केवल 3rd सेमेस्टर का जुड़ना है तो आपको 100 रुपये लगेंगे, और अगर केवल 4th सेमेस्टर का जुड़ना है तो भी आपके लिए 100 रुपये ही चार्ज रखा गया है। लेकिन अगर मान लेते हैं आपका 2 सब्जेक्ट बचा हुआ है, 1 सब्जेक्ट बचा हुआ है 3rd सेमेस्टर का, ठीक है, या मान लेते 3 भी सब्जेक्ट बचा हुआ है और दोनों का आपको लेना है, यानी कि 3rd सेमेस्टर का तो आप ले ही रहे हैं। चूंकि 3rd सेमेस्टर का बहुत सारे बच्चे इसलिए पिछड़ जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि 2 पेपर 1 पेपर बचा हुआ है, तो अब क्यों लें हम। नहीं, अब अगर PDF नोट्स ले लेंगे और 2-3 वीडियो यही देख लेंगे मॉडल पेपर, तो आपका सारा काम हो जाएगा। इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। ठीक है, और 4th सेमेस्टर की सारी क्लासेस आपकी होती रहेंगी, जिसमें आपको हिंदी गद्य पढ़ना है। ठीक है, और इसमें फिजिकल एजुकेशन एंड योगा आपको को करिकुलर पढ़ना, तो ये सब क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, सब कुछ मिलेगा। तो 4th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर दोनों को मिला करके अगर दोनों कोर्स आप लेते हैं अभी, चलिए ठीक है, तो आपका 1-2 सब्जेक्ट बचा हुआ है वो 3rd सेमेस्टर का आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में 4th सेमेस्टर का भी आपको मिल जाएगा 150 रुपये मात्र, यानी कि 150 रुपये में ही आपके लिए 4th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर दोनों की तैयारी होगी। 4th सेमेस्टर का ग्रुप अलग बन चुका है, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। 3rd सेमेस्टर में भी आपको जोड़ दिया जाएगा, और 3rd सेमेस्टर में अब जो भी क्लासेस बची हैं वो भी होती रहेंगी। बाकी सारे क्लासेस लगभग मैं पूर्ण करवा चुका हूँ, सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। तो अगर आप उन 3-4 मॉडल पेपर को देख लेंगे, एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आने वाला है। वैसे ये भी मॉडल पेपर मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया आपके लिए, तो PDF नोट्स सबके मिलेंगे आपको, तो आप आसानी से जुड़ सकते हैं। और भी जो सब्जेक्ट आपके बच्चे होंगे सबके मिलेंगे, ह्यूमन वैल्यूज, इन्वायरमेंटल स्टडीज के भी मिलेंगे, और सारी चीज़ों के मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी तो ऑब्जेक्टिव भी लिखित सबके लिए व्यवस्था है। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए लेक्चर वैध है। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर दोनों लेंगे तो आपको 150 रुपये में ही मिल जाएगा। क्लियर, किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।